जिन्होंने 4.5 साल के शासन में, लगभग 4.5 साल के शासन में उत्तराखंड को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां भारतीय जनता पार्टी का काम केवल और केवल सत्ता की मलाई की बंदरबाट करना है। और उत्तराखंड की देवभूमि में ये पहली बार भाजपा ने नहीं किया। मैं याद दिलाऊंगा कि उत्तराखंड में पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने 3 मुख्यमंत्री बदले थे। भुवन चंद्र खंडूरी साहब, फिर रमेश पोखरियाल जी, फिर दोबारा से खंडूरी साहब। इस बार भी तीसरा मुख्यमंत्री जो है वो शायद आज 9:30 बजे के बाद चुनने जा रहे हैं। पहले त्रिवेंद्र रावत साहब, फिर तीरथ सिंह रावत साहब और अब एक और। हम तो मोदी जी को कहेंगे 2-3 और बदल दीजिए अगले 6 महीने में, ताकि पूरे देश में आपका रिकॉर्ड बन जाए। और साथियों, राजनीतिक अस्थिरता पैदा करने के लिए भाजपा मशहूर है। याद करिए, दिल्ली में भी उन्होंने एक ही विधानसभा में पहले मदन लाल खुराना जी को मुख्यमंत्री बनाया, फिर उन्हें बदलकर साहब सिंह वर्मा जी को बनाया, फिर बदलकर सुषमा स्वराज जी को बनाया। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में एक ही टर्म में उमा भारती जी को बनाया, बाबूलाल गौड़ जी को बनाया, फिर शिवराज सिंह चौहान जी को बनाया। कर्नाटक में एक ही टर्म में येदियुरप्पा जी को बनाया, सदानंद गौड़ा जी को बनाया, फिर जगदीश शेट्टर साहब को बनाया। और अब फिर कई प्रांतों में वो बार बार खिलौनों की तरह मुख्यमंत्रियों को बदलते हैं। सवाल बड़ा सीधा है और मेरे आदरणीय साथी देवेंद्र यादव जी, प्रीतम सिंह जी, महाराज साहब और टेलीफोन के माध्यम से, क्योंकि उन्हें बहुत बुखार है, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी भी इस पर प्रकाश डालेंगे। पर सत्ता की लोलुपता, बंदरबाट सत्ता की, हमारे देवभूमि उत्तराखंड की जो खनिज हैं, अन्य रिसोर्सेज हैं, उनका दोहन केवल यही भाजपा ने किया है। और भारतीय जनता पार्टी का शासन अब शर्मसार हो गया है। वो पूरी तरह से नैतिक संवैधानिक अधिकार खो बैठे हैं और जनता इस बात की इंतजार कर रही है कि कैसे एक बार फिर कांग्रेस पार्टी का शासन वहां बने जनता की वोट से, ताकि एक स्थिर, एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी को कि देवेंद्र यादव जी अपनी बात कहेंगे, फिर प्रीतम सिंह जी अपनी बात कहेंगे और दूसरे आदरणीय साथी अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। आज विशेष तौर से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। एक स्थिर, एक प्रगतिशील और एक तरक्कीशील सरकार का गठन हो सके। अब मैं अनुरोध करूंगा मेरे सहयोगी को कि देवेंद्र यादव जी अपनी बात कहें। शब्दों में अगर इसको समेटने की कोशिश करूं तो मैं समझता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की लापरवाही और नासमझी का परिणाम है कि आज मात्र 6 महीने के अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी को अपना दूसरा मुख्यमंत्री बदलने पर मजबूर होना पड़ा। और मैं ये सेंट्रल लीडरशिप की लापरवाही और नासमझी इसलिए कहना चाहता हूं, इसलिए स्पष्ट करना चाहता हूं कि मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय मोदी जी, अमित शाह जी, उत्तराखंड जो देवभूमि के नाम से प्रचलित है, उसको अस्थिरता की तरफ जिस तरीके से धकेलने का इन्होंने काम किया है, यह स्पष्ट बताता है कि माननीय TSR 1 की जो भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न के बोझ के तले सरकार को बदलने का जो फैसला आज से 3 महीने के पहले लिया, TSR 2 को नॉमिनेट करने के रूप में, उससे पहले सेंट्रल लीडरशिप और भारतीय जनता पार्टी का दिवालियापन है कि उन्होंने संविधान के आर्टिकल 151A को, मैं समझता हूं कि ध्यान से पढ़ा नहीं, जिसमें यह स्पष्ट लिखा था
कि यदि 1 साल के अंदर अंदर जनरल इलेक्शंस हो तो उसमें किसी भी चुनाव में जाने की जरूरत नहीं है। वो चुनाव उस 1 साल के दौरान हो नहीं सकता। ये सारी जानकारी मैं नहीं समझता कि यदि ध्यान से देखकर समझकर फैसला लिया जाता तो पहली बात तो 57 मेंबर के भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा में होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा फैसला लिया कि एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनकर उत्तराखंड के ऊपर थोपा गया जो विधानसभा के किसी भी विधानसभा का मेंबर नहीं था। और संविधान में स्पष्ट लिखा है कि 6 महीने के अंदर अंदर उसको चुनकर वो दोबारा से सरकार में आना पड़ेगा, विधानसभा में आना पड़ेगा, तभी वो कंटिन्यू कर सकता है। और मैंने कहा कि ये जो वहां का स्टेट लीडरशिप है उसका षड्यंत्र भी मैं कहना चाहूंगा। और षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसी 1 साल से पहले जब सल्ट उपचुनाव हुआ तो एक मौका था TSR को 2 को चुनकर विधानसभा में जाने का। लेकिन मैं समझता हूं कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी की तैयारियों से और हार के डर से TSR 1 ने उस समय सल्ट उपचुनाव से भागने का प्रयास किया और आज एक ऐसी स्थिति में उत्तराखंड को लाकर खड़ा कर दिया जहां पर स्पष्ट रूप से एक अस्थिर सरकार और एक फेलियर सरकार के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी साबित हुई है। जब मैं इन 5 साल के दौरान भाजपा ने जहां 2 प्रयोगात्मक मुख्यमंत्री देने का काम किया, उत्तराखंड के ऊपर थोपने का काम किया, अब तीसरे की भी तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। वहीं मैं यदि ये कहूं कि उत्तराखंड एक खुशहाल प्रदेश आज से 4.5 साल पहले, उस खुशहाल प्रदेश को बदहाल करने की साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी ये तीसरे मुख्यमंत्री की तैयारी कर रही है। और जब मैं खुशहाल से बदहाल की बात कर रहा हूं तो उसमें मैं विशेष उल्लेख करना चाहूंगा बेरोजगारी का। आप सब जानते हैं कि 4.5 साल में, आज से सिर्फ मात्र 4.5 साल पहले उत्तराखंड की बेरोजगारी का दर 1.5% था। आज 800% बढ़कर वो बेरोजगारी की जो दर है वो आज 11% पर पहुंच गई है। और यदि भ्रष्टाचार की जहां TSR 2 को इन्होंने दोबारा से जब नियुक्त किया तो TSR 2 के भी तीरथ सिंह रावत जी के, वो कहते हैं कि पूत के पाग जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं। उनके शुरू के अनर्गल बयानों के अलावा जो उन्होंने अनर्गल बयान दिए, उसके अलावा मैं समझता हूं कि आज एक और बहुत बड़ा मुद्दा जो महाकुंभ के रूप में जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार महाकुंभ के दौरान हमारे सामने आया है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा ना सिर्फ धार्मिक आस्थाओं के ऊपर बल्कि भ्रष्टाचार की मैं कहूंगा कि पराकाष्ठा हुई है कि महाकुंभ के दौरान कोरोना की जांच के अंदर जो महाघोटाला सामने आया है वो सबके सामने है। और इसी प्रकार से यदि मैं इस 4.5 साल की बात कहूं, वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती थी कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार, इसी 4.5 साल के दौरान जहां सरसों का तेल 7वें आसमान को छूते हुए आज 200 रुपए प्रति लीटर उपलब्ध हो रहा है, वहीं डीजल और पेट्रोल कभी भी 100 के पार जा सकता है उत्तराखंड के अंदर खास तौर पर। और रसोई गैस की मैं बात करूं, एक महिला की
रसोई की बात करूं तो वो लगातार पिछले 1 साल से लगातार एलपीजी के दाम, जो डोमेस्टिक एलपीजी है, उसको बढ़ाया जा रहा है। और इससे भी महत्वपूर्ण यदि मैं चर्चा करूं कि ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी, जिसके लिए एक मुहावरा जो आम लोगों में जो प्रचलित है, बेटी बचाओ भाजपा के नेताओं से, उसको चरितार्थ करते हुए इस 4.5 साल के दौरान जहां संगठन के साथ साथ सरकार के भी नुमाइंदों के खिलाफ आज उत्तराखंड के अंदर एफआईआर दर्ज है, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके लोगों को बरगलाने की कोशिश, ये मुख्यमंत्री बदलों का खेल खेलने वाली भारतीय जनता पार्टी, इन सभी मुद्दों से मैं समझता हूं कि अपने को अलग रखने की कोशिश, नाकाम कोशिश कर रही है। मुझे यहां बोलते हुए कोई वो नहीं कि संगठन महामंत्री संजय कुमार के खिलाफ रेप का केस, महेश नेगी जो एमएलए वहां से द्वारहाट से हैं उत्तराखंड के, उनके खिलाफ केस, रेप का केस, लगातार इन लोगों को मौका देते हुए, कोर्ट की कार्रवाई से बचते हुए हम और आप लगातार देख रहे हैं। और हाल फिलहाल में ज्वालापुर के जो मौजूदा विधायक हैं सुरेश राठौर जी के खिलाफ कल एक एफआईआर रेप केस की दर्ज हुई है कोर्ट के आदेश पर, क्योंकि सरकार तो कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं है। साथियों, मेरा आप सबसे मैं यही कहना चाहूंगा कि ये जो भारतीय जनता पार्टी सरकार है, आज कोरोना के महाकाल के दौरान जहां इसकी ड्यूटी होनी चाहिए थी कि लोगों को सुविधाएं प्रदान करे, लोगों को रोजगार देने का काम करे, लोगों के घरों की रसोई को सस्ता करे, उन तक रसोई गैस, खाद्य सामग्री पहुंचाने का काम करे, वहां आज भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और एकमात्र यदि कोई काम कर रही है तो वो मुख्यमंत्री बदलो का खेल खेल रही है। ये उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा है और मैं इस पूरे प्रकरण की जहां भर्त्सना करता हूं, वही उम्मीद करता हूं कि ऊपर वाला इनको सद्बुद्धि देगा और उत्तराखंड की भलाई के लिए जो 6-8 महीने इनके बचे हैं उसमें इनको सद्बुद्धि देने का काम करे, यही मैं दुआ करता हूं। धन्यवाद साथियों। अब मैं माननीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। धन्यवाद प्रभारी जी। सम्मानित साथियों, अभी आदरणीय सुरजेवाला जी ने और हमारे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव जी ने बड़े विस्तार से उत्तराखंड के हालातों के संबंध में आपको अवगत कराने का काम किया है। और सुरजेवाला जी से, देवेंद्र यादव जी से अपने आप को संबद्ध करता हूं और कहना चाहता हूं कि कल जब उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र दिया, उस त्याग पत्र के बाद जब पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी ने और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी ने प्रेस को संबोधित किया, तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि संवैधानिक कारणों से मुख्यमंत्री जी को त्यागपत्र देना पड़ा।